अब हमारी बेटी को कौन संभालेगा, कौन रखेगा ख्याल मेरी बेटी का। कालू कौवे की एक छोटी सी बेटी थी जो अपनी माँ का सुनकर रोई जा रही थी। पापा पापा, क्या मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी? चुप चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा। मैं हूँ ना, मैं पाल लूँगा अपनी बेटी को। दूसरे दिन कालू कौवा दाना लेने जाता है। रानू चिड़िया और कबूतर भी कालू कौवे के साथ ही थे। कालू भैया, अब मुन्नी की देखभाल कौन करेगा? मैं कोशिश करूँगा कि मुन्नी को माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकूं। कबूतर की नजर ऊपर आसमान पर जाती है। चील चील, आसमान पर चील है। कालू, तुम जल्दी से घर जाओ, तुम्हारी बेटी छोटी है और वो घर पर अकेली है। कालू कौवा दाना लिए बिना ही जल्दी से घर भाग जाता है। ऐसे कालू कौवे के लिए अकेले अपनी बेटी को पालना बहुत मुश्किल हो गया था। कालू भैया, अब गोरी लौट कर तो आने वाली नहीं है, आप दूसरी शादी कर लें। आपकी दूसरी बीवी मुन्नी का ख्याल रखेगी। फिर कालू कौवा चिड़िया की बात मान लेता है। फिर कालू कौवा नीली कौवी से शादी कर लेता है। ये मेरी बेटी है नीली, मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं हर चीज तुम्हें घर में ला कर दूंगा, मगर मेरी बेटी का ख्याल अच्छे से रखना। पति जी, आप चिंता न करें, मैं आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बस मुझे रोज मिठाई ला कर दे देना, फिर देखना मैं आपकी बेटी का कितना अच्छा ख्याल रखती हूँ। बाबा बाबा, ये आंटी मेरी मम्मा नहीं है। चुप चुप कर जा, मैं ही तेरी मम्मा हूँ, आई बड़ी सियानी, क्योंकि तेरी पहले वाली मम्मा तो मर गई है। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है और कालू की दूसरी पत्नी दाना और फल खाती है और सो जाती है। माँ माँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे नदी से पानी पीने जाना है। चुप करके बैठ जा, मुझे नींद आ रही है, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। अगर पानी पीना है तो नदी से जाकर पी ले। मुन्नी को तो प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो अकेली नदी पर चली जाती है। वो नदी के रास्ते जाती जाती रास्ता भूल जाती है और मुन्नी घने जंगल में चली जाती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? शायद मैं रास्ता भूल गई हूँ। नीली नीली, मुन्नी कहाँ है? कालू जी, वो तो बहुत शरारती है, 2 बार मैं उसे नदी से पानी पिला कर आई हूँ, मगर फिर भी वो तीसरी बार खुद चली गई। मैंने उसे बहुत मना किया, बहुत रोका, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। मुन्नी को तो अभी रास्ते का भी अच्छे से नहीं मालूम। कालू कौवा घर से निकलता है, वो नदी पर जाता है, वो इधर उधर देखता है, उसे मुन्नी कहीं पर भी नजर नहीं आती। थक हार कर कालू कौवा घर आ जाता है। मेरी बेटी, मेरी सौतेली बेटी न जाने कहाँ चली गई। नीली आंख चुराकर अपने पति की तरफ देखती और फिर जोर जोर से रोने लगती। रानू चिड़िया दूसरे जंगल से वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज आती है। रानू चिड़िया वहाँ जाती है। मुन्नी मुन्नी बेटी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आंटी आंटी, मैं पानी पीने आई थी और रास्ता भूल गई। फिर रानू चिड़िया मुन्नी को साथ लेकर कालू कौवे के घर छोड़ जाती है। आ गई महारानी, कहाँ चली गई थी? मुन्नी, तुम अपनी माँ को बताए बिना क्यों चली गई थी? बाबा, मैंने मम्मा को कई बार कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मगर मम्मा तो सो रही थी। इतना बड़ा झूठ, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा झूठ। आय हाय, देखो तो कितने बड़े झूठ बोलती है। फिर कालू कौवा मुन्नी के एक थप्पड़ लगाता है। मुन्नी रोने लग जाती है। पति जी, आप सो जाएं, ऐसे झूठे बच्चों को मैं देख लूंगी। फिर कालू कौवा और नीली दोनों सो जाते हैं और मुन्नी अपनी माँ को याद करके रोई जा रही थी। मुन्नी अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। मम्मा मम्मा, आज पापा ने मुझे सौतेली मम्मा के कहने पर मारा, बहुत मारा। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आती है ऊपर वाले, किसी की मम्मा ना लेना, क्योंकि मम्मा के बिना जीवन बहुत मुश्किल है। घने जंगल में एक कौवी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कौवी के पड़ोस में किसी का भी घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। अगर कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर अपना घोंसला बनाता
तो कवि उसे भगा देती। तोते, मोटी चोंच वाले, यहाँ तिनके क्यों इकट्ठे कर रहे हो? क्योंकि मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ। ये सुनते हुए गोरी कवि आगे बढ़ती है और तोते के जमा किए हुए तिनके नीचे फेंक देती है। चल भाग यहाँ से, यहाँ मैं रहती हूँ और मेरे पास कोई भी नहीं रह सकता। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। कवि के घर के पास ढेर सारा भोजन था, इसलिए उसे भोजन तलाश करने दूर नहीं जाना पड़ता था। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक चिड़िया उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये सोचकर चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कवि भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए शाम तक गोरी कवि के आने से पहले पहले चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। शाम होते ही गोरी कवि वापिस आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखें, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर देखती हूँ। गोरी कवि गुस्से में चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? चिड़िया सब समझ जाती है। उसे मालूम था कि कवि अब उसे यहाँ से भगा देगी। चिड़िया झूठ बोलती है। कवि बहन शांत हो जाएं, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। बस आज की रात आप मुझे यहाँ गुजारने दें। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि अपने बच्चों को भोजन देती है। बच्चों, अब करीब करीब से भोजन खत्म हो गया है। कल मुझे भोजन लेने दूर जाना पड़ेगा। मम्मा, फिर तो हमें चील खा जाएगी। ये सुनकर कवि डर जाती है और चुप हो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। आज कवि को भोजन लेने दूर जाना था। वो अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो कुछ सोचकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कुछ देर तुम मेरे बच्चों के पास बैठ जाओ, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। मगर मुझे तो आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप कहो तो आज मैं यहीं रह लेती हूँ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर गोरी कवि भोजन की खोज में चली जाती है। पीछे से चिड़िया कवि के घोंसले में बैठकर उसके बच्चों की रक्षा करती है। थोड़ी ही देर बाद आसमान पर एक चील आ जाती है। बच्चों छुप जाओ, आसमान पर चील फिर रही है, आपको खतरा है। ये सुनकर बच्चे चिड़िया के साथ लिपट जाते हैं। कम वक्त, आज तो कोई भी छोटा बच्चा नजर नहीं आ रहा, कहीं और जाती हूँ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कवि भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बच्चों को डरा हुआ देखकर कवि चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, बच्चे इतना डरे हुए क्यों हैं? कवि बहन, जैसे ही आप बाहर गई तो पीछे से एक बड़ी चील आकर आसमान पर उड़ने लगी। मैंने बच्चों को पंखों में छुपा लिया। हाँ मम्मा, वो चील बहुत बड़ी थी। गोरी कवि बहुत खुश होती है क्योंकि चिड़िया ने आज उसके बच्चों को बचा लिया था। कवि बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ चिड़िया, अब हम हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। और फिर शाम को रानू चिड़िया मकई का एक भुट्टा लाती है और अपने घोंसले में बच्चों की दावत करती है। छोटे बच्चे मकई खाकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, चिड़िया आंटी का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। कल मैं छोटे बच्चों को मीठा फल भी ला कर दूंगी। गोरी बहन, आज रात बच्चों को मेरे पास छोड़ जाएं, मैं इन्हें कहानी भी सुनाऊंगी। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे आने से हमारी खुशियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और फिर वो सब मिलकर खुशी से रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत में एक दूसरे के काम आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कवि भैया, किसी पक्षी की भी हमारे जंगल में आने से पहले अच्छी तरह जांच कर लिया करें। कोई भी बुरा या बदमाश पक्षी हमारे जंगल में नहीं आना चाहिए। चिंता ना करो चिड़िया, मैं अपना काम बहुत ध्यान से करता हूँ। चिड़िया, हम यहाँ बैठकर सारा दिन काम करते हैं और बदले में तुम सब पक्षी जो हमें 5 दाने देते हो, उससे हमारा पेट नहीं भरता। मैं जंगल के पक्षियों से बात करूँगी,
और आपकी पगार के दाने बढ़ा देंगे। ऐसे सब अच्छे से चल रहा था। रात होते ही गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, अगर ऐसे ही हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो हम भूखे ही रहेंगे। अब तो हमें अपने पगार के दाने आने वाले पक्षियों से भी लेने होंगे। गोरी, वैसे मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी जब काम पर जाएंगे। अगले दिन गोरी कौवी और कालू कौवा अपने काम के लिए पेड़ पर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ बुलबुल आती है। हाँ रे बुलबुल, क्या बात है? मुझे आपके जंगल में घोंसला बनाना है। तुम आई कहाँ से हो और तुम्हारे जंगल में क्या हुआ जो तुम वो जंगल छोड़कर यहाँ आ गई हो? हमारे पुराने जंगल में आग लग गई थी, सब जल गया, पेड़ भी, घोंसले भी, और तो मेरे 2 अंडे भी जल गए। सब खत्म हो गया। अच्छा, चुप कर जाओ। ठीक है, तुम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ। नाम बताओ अपना। मेरा नाम बुलबुल है। वो तो ठीक है, तुम बुलबुल ही हो, मगर अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम बुलबुल ही है और मेरे पिता का नाम भी बुलबुल ही था। कालू, मोटी बुलबुल लिख लो, आज से इसका नाम मोटी बुलबुल है। फिर कालू कौवा एंट्री कर लेता है और उसे इस जंगल में अनुमति मिल जाती है। तुम्हारा स्वागत है इस जंगल में, अब लाओ मिठाई लाओ। मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। इतना बड़ा बैग लिए फिर रही हो, कुछ न कुछ तो होगा इस बैग में। लाओ, कुछ खाने के लिए दो हमें। फिर बुलबुल अपने बैग में से एक मकई का भुट्टा निकालकर गोरी कौवी को दे देती है। गोरी कौवी इधर उधर देखकर मकई का भुट्टा अपने थैले में डाल लेती है। मोटी बुलबुल, अब जाकर किसी को बताना नहीं कि हमने तुमसे इस जंगल में आने के लिए रिश्वत ली है। जाओ, अब जाओ, पीपल के पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लो। फिर बुलबुल अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। वाह गोरी, तुमने तो मोटी बुलबुल से मकई का भुट्टा ले लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुगनी कमाई होगी हमारी। फिर बुलबुल वहाँ से जाकर एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। तभी वहाँ एक मिट्ठू तोता आ जाता है। बुलबुल, क्या तुमने एंट्री करवा ली है? हाँ तोते भैया, कौवा और कौवी ने मेरी रजिस्ट्रेशन कर दी है। वेलकम बुलबुल, हमारे जंगल में तुम सुरक्षित हो। अपनी नई जिंदगी शुरू करो। उधर कौवा और कौवी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें रिश्वत लेने की आदत पड़ गई थी। कुछ दिनों बाद एक बुरा कौवा अपना बैग उठाए वहाँ आता है। कौवे, मेरी एंट्री कर दो, मेरे पास बहुत समय नहीं है। इतनी जल्दी भी क्या है? क्या तुम कोई चोर तो नहीं हो? नहीं, मैं तो सागर वाले जंगल से आया हूँ। ठीक है, अपना नाम बताओ। भूरा है नाम मेरा। फिर कालू कौवा उसका नाम लिख लेता है। कहाँ से आए हो? सागर वाले जंगल से आए हो ना? हाँ, मैं सागर वाले जंगल से ही आया हूँ। वहाँ क्या काम करते थे तुम? मैं वहाँ पक्षियों को लोहे की चीजें बना कर देता था। कालू, लोहार पक्षी लिख दो इसका नाम। क्या मैं अब जा सकता हूँ? लाओ, हमारी मिठाई लाओ, उसके बाद जाकर बेरी के पेड़ पर अपना घोंसला बना लो। कौवे, तुम तो मेरी जाति के ही हो। अगर मेरा घोंसला किसी फलदार पेड़ पर बनवा लो तो मैं तुम्हें एक थैली चावल की दूंगा। चावल का नाम सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, लाओ चावल। उसके बाद अपना घोंसला अमरूद के पेड़ पर बना लो। फिर भूरा कौवा कालू कौवे को रिश्वत के चावल देता है और अपना बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिनों में कौवों के घर भोजन ही भोजन इकट्ठा हो जाता है। कालू जी, देखा मेरा दिमाग, अब हम जितना भी भोजन खाएं, हमारा भोजन कभी नहीं खत्म होगा। गोरी, बस इस बात का ध्यान रखना कि किसी को पता न चले कि हम जंगल में आने वाले पक्षियों से रिश्वत लेते हैं। कौवे तो अपना काम पूरी बेईमानी से करने लगे थे। वो बुरे और बदमाश पक्षियों को भी अपने जंगल में एंट्री देने लगे थे। एक दिन उल्लू अपना सामान लेकर वहाँ आता है। ना भाई ना, हम तुम्हें एंट्री नहीं देंगे, तुम तो शक्ल से ही बदमाश लगते हो।
इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है तुम लेन देन करके जंगल में आने देते हो। अच्छा अच्छा, तुम बताओ हमें क्या दोगे जंगल में आने के लिए? ये मेरा पूरा थैला भोजन से भरा हुआ है। अगर तुम मुझे आने दो तो ये मैं तुम्हें दे दूंगा। गोरी, उल्लू अच्छे नहीं होते। लाओ लाओ, ये थैला हमें दो और पास वाली गुफा में जाकर अपना घोंसला बना लो। हाँ हाँ, जल्दी चले जाओ, ऐसा ना हो कि कोई देख ले तुम्हें। फिर उल्लू वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी एक अंडा देती है। कालू जी, अब तो हमें और भी रिश्वत लेनी होगी, क्योंकि आने वाले बच्चे के लिए मुझे कुछ चीजें लेनी है। तुम चिंता ना करो गोरी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। कालू, मैं अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे का नाम जग्गू रखूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम रानी रखूंगी। रानी होगी वो, मेरी बेटी रानी। आज वो कौवे बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी अपने काम पर चले जाते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि जिस उल्लू की उन्होंने अपने जंगल में एंट्री की है वो उल्लू बहुत दुष्ट है। उस उल्लू को तो दूसरे पक्षियों के अंडे पीने की आदत है। वो इधर उधर उड़ता हुआ कौवों के घर आ जाता है और कौवों के घर में घुसकर उनका अंडा तोड़कर पी जाता है। अरे वाह वाह, आज तो लंबे समय के बाद अंडा पीने का तो मजा ही आ गया है। वो उल्लू अंडा पीकर वहाँ से भाग जाता है। जब शाम को कौवा और कौवी घर वापस आते हैं तो गोरी कौवी अपना टूटा हुआ अंडा देखकर रोने लग जाती है। जालिम, किसी जालिम ने मेरा अंडा पी लिया। मेरा पहला पहला अंडा था। गोरी, हमारे जंगल में तो सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। एक एक पक्षी की एंट्री करते हैं हम, फिर ये कौन कर सकता है? कालू, ये सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है। हमने रिश्वत की लालच में पूरे पक्षियों को भी तो इस जंगल में आने दिया है। हो न हो ये काम उन्हीं में से किसी एक का होगा। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवे को अपने किए की सजा मिलती है। सर्दियों का मौसम आ चुका था। सर्दी के मौसम में सभी पक्षी अपने अपने घरों में महफूज बैठे थे। ऐसे मौसम में जहाँ कोई पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस मौसम में रानो चिड़िया अंडे बेच रही थी। उबले हुए अंडे लेने हैं तो ले लें, उबले हुए अंडे। दूर से रानो चिड़िया को तोती देख लेती है और तोती रानो को इशारा करके बुलाती है। रानो चिड़िया फौरन से तोती के पास आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? ऐसी ठंड के मौसम में तुम कैसे अपने घर से बाहर हो? और तो और तुमने तो कोई शॉल भी नहीं ली हुई, कोई टोपी ही पहन लेती चिड़िया। तोती बहन, आपको तो पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं और तो और मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं हैं। इसी कारण मुझे काम करना पड़ेगा और मेरे पास ओढ़ने के लिए कोई भी शॉल वगैरह नहीं थी। आप अंडे खरीदेंगी? हाँ हाँ चिड़िया, 3 अंडे दे दो। बस फिर क्या था, फिर रानो तोती को 3 अंडे देती है और आगे उड़ने लगी। वह इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई और पक्षी भी उससे अंडे खरीद ले। अंडे ले लो अंडे, उबले हुए अंडे, स्वादिष्ट अंडे, ठंड के मौसम में अंडे खाएं। मगर अब कोई पक्षी भी उससे अंडे नहीं खरीदता। ऐसे निराश होकर रानो अपने घर आ गई। घर आते ही गुड़िया फौरन से अपनी माँ से कहने लगी, मम्मा मम्मा, क्या सारे अंडे बिक गए? हाँ हाँ गुड़िया, सारे ही बिके होंगे। आज तो माँ सिर्फ और सिर्फ 5 अंडे ही लेकर गई थी। नहीं मेरे बच्चों, सारे अंडे तो नहीं बिके, परंतु 3 अंडे बिक गए हैं। इसी तरह कुछ और दिन भी बीत गए। रानो रोज शाम होते ही अंडे बेचने के लिए निकल पड़ती। जंगल में बर्फबारी भी होती थी, इसलिए अब बेचारी रानो को बुखार हो गया। उसकी तबीयत खराब थी। वह आज अंडे बेचकर घर आई तो फौरन से घोंसले में लेट गई। गुड़िया अपनी माँ के लिए पानी लाती है। माँ, पानी पिए, लगता है आप आज बहुत थक गई हैं। बेटा गुड़िया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, शायद इसीलिए। आप आराम करो, मैं भी सोने लगी हूँ।
कल फिर अंडे बेचने जाना है। अगले दिन तो रानो से उठा न जा रहा था, उसे इतना तेज बुखार था। अब रानो परेशान थी कि वह करे तो क्या करे। अगर वह अंडे बेचने ना जाती तो अपने बच्चों का पेट कैसे भरती, उन्हें खाने को क्या देती। बस फिर क्या था, फिर रानो की छोटी बेटी जिसका नाम गुड़िया था, वह अपनी मम्मा से कहती है, माँ आज आपकी जगह मैं अंडे बेचने चली जाऊँ क्या? नहीं बेटा। आज मीनू चिड़िया की शादी थी। कुकू बेटे, मेरी बेटी बहुत भोली है, तुम इसका ख्याल रखना। मैंने इसे हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखा है। अरे बहन, तुम्हारी बेटी क्या कूड़ा कचरा है, अब हमारे घर की बहू बन गई है, हम इसे थोड़ी ना घर से निकाल फेंकेंगे। कुक्कू चिड़े की माँ की ये बात सुनकर सभी पक्षी वहाँ चुप कर जाते हैं। अरे अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि सभी आप मुझे देख रहे हो? अब जल्दी जल्दी विदाई कर दो, हमें घर भी जाना है। फिर मीनू चिड़िया को डोली में बिठाकर विदा कर दिया जाता है। मीनू चिड़िया अपने ससुराल में पहुंच जाती है। शुरू के 2-3 दिन तो कुकू की माँ मीनू चिड़िया के साथ अच्छा पेश आती है। फिर एक दिन गुस्से में आकर बोलती है, मीनू, अरे ओ मीनू, कहाँ मर गई है? लगता है अब बहरी भी हो गई है, जल्दी आ। माँ जी, क्या हो गया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अरे मीनू, ये कैसे पकोड़े बनाए हैं? मेरा तो जी ही खराब कर दिया। माँ जी, अगर आपको ये पकोड़े अच्छे नहीं लगे तो मैं आपके लिए दोबारा बना देती हूँ। ये कहते हुए मीनू चिड़िया रसोई में दोबारा जाती है। बहुत डर चुकी थी, डर के मारे उसके पंख भी कांप रहे थे। वो जल्दी जल्दी कढ़ाई में पकोड़े बनाती है। जल्दी में कढ़ाई का तेल मीनू चिड़िया के परों पर गिर जाता है। मीनू चिड़िया की चीख सुनकर उसकी सास रसोई में आती है। सत्यानाश हो तुम्हारा, कितना महंगा तेल था, सारा बर्बाद कर दिया है। माँ जी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, एकदम से कढ़ाई नीचे गिर गई और देखिए ना, मेरे पंख भी जल गए। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, तुम्हें कमाना तो नहीं पड़ता ना, इसीलिए सारा तेल बर्बाद कर दिया है। अब जल्दी से ये सारा तेल साफ करो और मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दो। ऐसा कहते हुए मीनू की सास वहाँ से चली जाती है और वो एक बार भी मीनू चिड़िया के पंख को नहीं देखती। अब तो मीनू चिड़िया की सास बात बात पर लड़ाई करती थी और उसे बहुत मारती भी थी। इसी तरह से दिन बीतने लगे थे। एक दिन मीनू चिड़िया को काम करते करते चक्कर आ गए। हाँ, मैं मीनू चिड़िया की दवाई लेने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कुकू बेटा, कुछ नहीं हुआ मीनू चिड़िया को, बस काम ना करने के बहाने हैं ये सब। कुकू बेटा, तू क्यों अपना कीमती समय जाया करता है? मम्मा, पर मीनू चिड़िया को तो बहुत बुखार है और खांसी भी, उसे दवाई तो लेकर देनी होगी। ठीक है कुकू बेटे, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं पड़ोस वाली बुलबुल डॉक्टर को ले आती हूँ, वो फीस भी थोड़ी ही लेती है। ऐसा बोलकर कुकू की माँ पड़ोस वाली बुलबुल डॉक्टर को ले आती है। फिर डॉक्टर मीनू चिड़िया का चेकअप करती है। बधाई हो, आपके घर नन्हा मेहमान आने वाला है, लेकिन मीनू बहू बहुत कमजोर है, इसे आराम करने की जरूरत है। हाँ क्यों नहीं बुलबुल, हमारे घर में काम ही क्या है, सिर्फ आराम ही आराम है। ऐसे बोलकर बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। मीनू की सास दरवाजा खोलती है। माँ जी, मैं साथ वाले जंगल से आया हूँ। मीनू चिड़िया की माँ की आज मृत्यु हो गई है, आप उसे मेरे साथ भेज दें। हाय हाय, बहुत बुरा हुआ, पर बेटा मीनू चिड़िया तो घर पर नहीं है, वो तो अपने पति के साथ घूमने गई हुई है। देखिए माँ जी, मीनू के अलावा रानो चिड़िया का कोई नहीं है, आप उसे भेज दें, हम उसे बाद में क्या जवाब देंगे, आप उसे भेज दें। मुझे तो तुम कोई पागल पक्षी लगते हो, जब वो यहाँ है ही नहीं तो मैं उसे कैसे भेज दूँ? हवाई जहाज से आने में उसे 3 दिन तो लग ही जाएंगे। अब भाग जाओ यहाँ से। चंदू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बड़ा आया ये, कुछ ही दिनों में मेरा पोता आने वाला है, मैं कैसे जाने देती उसे मरे घर में। अच्छा किया जो मैंने दरवाजा खोला। ऐसे मीनू की सास बहुत खुश होती है।
दूसरी ओर मीनू चिड़िया की नजर खिड़की से कबूतर पर जाती है। वो भागी भागी उसके पास चली जाती है। कुकू चिड़ा और उसकी माँ भी मीनू चिड़िया के पीछे पीछे जाते हैं। देख मीनू बहू, अगर तू वहाँ गई तो दोबारा यहाँ लौट कर ना आना। हमारे लिए तू आज ही मर गई। माँ जी, मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। मैं तो जाऊंगी। चल कुकू बेटे, ऐसी मक्कार बहू से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना जो अपनी सास का कहा भी ना माने। ऐसे वो दोनों माँ बेटे घर चले जाते हैं और मीनू चिड़िया कबूतर के साथ अपनी माँ के पास आती है। मौसी, मेरी माँ को क्या हुआ था? बेटी, तुम्हारी माँ बहुत दिनों से बीमार थी। तुम्हें खबर भी पहुँचाई, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब न आया। जरूर वो खबर मेरी सास को मिली होगी, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बहुत बुरी हैं। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरी माँ से आखिरी बार भी मुझे मिलने नहीं दिया। फिर मीनू चिड़िया अपने माँ के घर ही रहने लगती है। वहाँ कुछ समय बीत जाता है। वो एक अंडे को जन्म देती है और कुछ ही दिनों में बेटी चिड़िया बाहर आ जाती है। मीनू बेटी, तुम यहाँ कब तक रहोगी? अगर तुम यहाँ और रहोगी तो तुम्हें इस घर का किराया देना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी गोरी कवि मुझसे बहुत लड़ती है। कालू भैया, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको किराया दे दिया करूँगी। मेरी सास बहुत बुरी है। वो मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में नहीं रखेगी। तो फिर ठीक है मीनू चिड़िया, मुझे किराया समय पे दे दिया करना। अब मुझे कोई काम ढूंढना पड़ेगा। मेरी बेटी भी तो भूखी है। मुझे इसका पेट भी तो भरना होगा। हाँ, मैं पकोड़े का काम करूँगी। अगर मैं अपना काम करूँगी तो मैं अपनी बेटी का भी ध्यान रख सकूँगी। ये सोचकर मीनू चिड़िया पकोड़े का काम शुरू कर देती है। वो अपनी बेटी के साथ ही पकोड़े बेचा करती। ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े ले लो। पकोड़े वाली चिड़िया, कैसे हैं पकोड़े? किस चीज के बनाए हुए हैं? तोते भाई, प्याज के पकोड़े हैं। बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप चख कर तो देखें। अच्छा चलो, एक प्लेट प्याज के पकोड़ों की दे दो। फिर मीनू चिड़िया एक प्लेट तोते को दे देती है। तोता पकोड़े खाकर वहाँ से चला जाता है। वो पकोड़ों की तारीफ किए बगैर ही चला जाता है। अरे ऐसे कैसे चल सकता है? तोते को तो मेरे पकोड़े अच्छे नहीं लगे। मम्मा, मैं क्या कहती हूँ, प्याज आलू के पकोड़े तो सभी बनाते हैं। आपको कुछ ऐसा बनाना होगा कि सभी खुद चलकर यहाँ पर आएं। अपनी गुड़िया की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया को बात समझ आ जाती है और वो सारी रात सोचती है कि वो किस चीज़ के पकोड़े बनाए। फिर उसे ख्याल आता है, मैं एक बार अपनी माँ के साथ बांस के जंगल में गई थी और माँ ने मुझे बांस के पकोड़े खिलाए थे। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। क्यों ना मैं भी पक्षियों को ऐसे पकोड़े ही बनाकर खिलाऊं। सुबह होते ही मीनू चिड़िया बांस के जंगल में जाती है और ढेर सारे बांस तोड़कर ले आती है और बहुत सारे पकोड़े बना लेती है। आओ आओ पक्षियों, बांस के पकोड़े खाओ, एकदम हल्के और स्वादिष्ट। अरे बेटी, ये क्या बांस के पकोड़े? मुझे भी एक प्लेट दो। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। फिर मीनू चिड़िया एक प्लेट पकोड़ों की देती है। बांस के पकोड़े खाकर बूढ़ी चिड़िया को बहुत मज़ा आ जाता है और वो बहुत शौक से खाती। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट। ये बांस के पकोड़े तो बहुत मजे के हैं। अब मैं रोज तुमसे ही खाया करूँगी। ऐसे ही वो बुढ़िया 2-3 प्लेट पकोड़ों की खा जाती है। देखते ही देखते मीनू चिड़िया की दुकान पर यश पड़ने लगता है। ऐसे मीनू चिड़िया बांस के पकोड़े बेचने लगी और धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गई। अब उसका छोटा सा ठेला बड़ी दुकान में तब्दील हो जाता है। वो दोनों माँ बेटी खुश रहने लगती हैं। गोरी कवि सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार पक्षी, मुझे एक नकली सोने का हार तो दे दो। ये हार है तो नकली सोने का, मगर कोई इसे पहचान नहीं सकता। ये बिल्कुल असली जैसा है। फिर गोरी कवि सुनार से नकली हार लेकर घर आ जाती है। गोरी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? कालू जी, बताओ तो ये हार कैसा लग रहा है? ये हार सोने का है। ये बहुत सुंदर है।
बन गए ना तुम भी उल्लू, कोई पहचान नहीं सकता। ये हार तो नकली सोने का है, मगर किसी को बताना ना, सब चलेंगे मेरा सोने का हार देखकर। फिर दूसरे दिन गोरी कव्वी सभी पक्षियों को खाने पर बुलाती है। गोरी बहन, खाना बहुत अच्छा था। गोरी, ये दावत किस खुशी में थी? लग रहा है आजकल कालू कौवा कुछ ज्यादा ही कमाने लग गया है। मैंने ये सोने का हार लिया था, ये दिखाना था तुम सबको। देखो देखो कैसा लग रहा है मेरा ये सोने का हार। बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा हार तो जंगल में किसी पक्षी के पास नहीं है। होगा भी कैसे, ये हार पूरे 1 लाख में बना है। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। पति जी, कालू कौवे ने अपनी पत्नी को पूरा 1 लाख का हार लेकर दिया है, आप मुझे 1000 वाला ही ले दें। वो हराम की कमाई करते हैं, चोरियां करते हैं। वो लाख लाख के सोने के हार ले सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें ऐसा हार लेकर दे सकूं। हरी तोती भी अपने पति से कहती है, मिट्ठू जी, मुझे भी गोरी की तरह का एक हार लेकर दो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं तुम्हें वो हार नहीं लेकर दे सकता। अगर मेरी शादी भी कौवे से हुई होती तो वो मुझे भी 1 लाख का सोने का हार लेकर देता। शर्म करो हरी तोती। क्या शर्म करूं? मुझे भी वो हार लेना है। फिर हरी तोती गुस्से में घर से निकल जाती है। हरी, मैंने अपने पति से कह दिया है कि मुझे भी सोने का हार लेकर दे। हाँ, मैं भी आज इसी बात पर अपने पति से लड़कर आई हूँ। हरी, क्यों ना हम दोनों अपने अपने मैके चले जाएं, और जब तक हमारे पति हमें गोरी जैसा हार नहीं लेकर देते, हम अपने मैके में ही रहेंगे। हाँ सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम ऐसा ही करती हैं। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। जब मुझे गोरी जैसा हार लेकर दोगे तभी वापस आऊँगी। अब हार लेकर ही मेरे पास आना, मैं ऐसे नहीं आऊंगी। हरी तोती भी वहाँ से चली जाती है। फिर कबूतर मिट्ठू के पास जाता है। यार मिट्ठू, मेरी पत्नी भी नाराज होकर मायके चली गई है, और तुम्हारी पत्नी भी। हाँ, मेरी पत्नी भी गोरी जैसा हार मांग रही है। हाँ, वो हार तो बहुत महंगा है, मगर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। हम कैसे वो हार ले सकते हैं? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिट्ठू और कबूतर फिर से मिलते हैं। यार कबूतर, मैंने एक उपाय सोचा है। मिट्ठू बताओ, कौन सा उपाय? हम दोनों अपना अपना घर बेच देते हैं, और वो हार खरीदकर हम अपनी पत्नियों को दे देते हैं और उन्हें वापस ले आते हैं। हाँ मिट्ठू, बात तो तुम्हारी ठीक है। फिर मिट्ठू और कबूतर एक पक्षी को अपना अपना घर बेच देते हैं और पैसे लेकर सुनार के पास जाते हैं। हमें 2 सोने के हार दे दे, ऐसे हार जो हमारी पत्नियों को पसंद आ जाएं। ये लो हार, ये हार तुम्हारी पत्नियों को बहुत पसंद आएंगे। कबूतर वो हार लेकर अपनी पत्नी को लेने जाता है और मिट्ठू अपनी को। देखो, मैं हार ले आया हूँ, अब चलो तुम मेरे साथ। सच पति जी, ये हार तो बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे हो। फिर कबूतर की पत्नी उसके साथ आ जाती है। मुझे विश्वास था आप मुझे लेने जरूर आएंगे और मेरे लिए हार भी लेकर आएंगे। ये हार तो बहुत सुंदर है मिट्ठू जी। फिर हरी तोती भी अपने पति के साथ वापस आ जाती है। ये क्या, ये तो तिनकों का घोंसला है, हमारा घर कहाँ गया? वो घर बेचकर ही तो मैंने तुम्हारे लिए हार लिया है। ये सुनकर वो अपने पति का मुंह देखती रह जाती है। मगर अब मैं इस घोंसले में कैसे रहूंगी? मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, तुम्हें हार ले दिया, अब तो इसी घोंसले में गुजारा करना होगा। कबूतरी ने वो हार गले में पहना हुआ था, मगर उसे खुशी ना थी क्योंकि वो तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। रात हो जाती है। लूसी ठंड से कांप रही थी और उसका पति भी एक तरफ पत्तों में छुपकर खुद को ठंड से बचा रहा था। दूसरी ओर हरी तोती भी तिनकों के घोंसले में बैठी उस हार को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वो दोनों बहुत पछता रही थीं। उन दोनों के पास सोने के हार तो थे, लेकिन सुकून नहीं था। दूसरे दिन गोरी कवि उनसे नदी पर मिलती है। अरे हरी तोती और लूसी, तुम दोनों ने भी सोने के हार ले लिए। ये असली ही है या मेरे हार की तरह नकली ही है? ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह ही देखती रह जाती हैं।
गुड्डू, मेरे जाने के बाद दुश्मन से कैसे छुपना है? घोंसले के नीचे पत्तों में छुप जाना है और जब मम्मा आएगी मम्मा की परों की आवाज सुनकर बाहर निकल आना है। मुझे सब पता है मम्मा। हाँ, मेरे बेटे गुड्डू को तो सब कुछ पता है। अब मैं भोजन लेने जाऊँ? चाय मम्मा चाय, मैं आपका इंतजार करूँगा। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है और उसका बच्चा हर रोज की तरह घोंसले में छुपकर बैठ जाता है। चिड़िया बहन, आज थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। मुझे पता चला है हमारे जंगल के बाहर के रास्ते में चनों के दाने घिरे पड़े हैं। हम आज उसी दिशा में जाते हैं। आपको कैसे पता चला तोते भैया? अभी बुलबुल वहाँ से चने के दाने लेकर आई है। किसी ने बताया है मुझे। फिर तो जरूर वहाँ पर चने के दाने होंगे, क्योंकि बुलबुल झूठ नहीं बोलती। फिर रानू चिड़िया और मिट्ठू कबूतर वहाँ से अपना भोजन लेने के लिए उड़ते हैं। हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। बहन जी, एक दिशा में आप जाएं और एक दिशा में मैं जाती हूँ। मुझे तो आज भूख भी बहुत लगी है, कहीं से कोई मांस मिल जाए तो। हाँ बहन, मेरा तो आज अंडा पीने को मन है। हाँ, जो मिल जाए वही चलेगा, लेकिन जल्दी वापस यहीं लौट कर आ जाना, हमें अपना सफर भी शुरू करना है। ऐसे सलाह करने के बाद वो दोनों चीलें अपने भोजन को ढूंढने के लिए निकलती हैं। छोटी चील बहन अपना शिकार ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ आ जाती है। मौसम तो अंडों से बच्चे निकलने का है और हाँ, वो देखो, घोंसले के पास टूटा हुआ अंडा भी पड़ा है। तो फिर बच्चा कहाँ है? जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील रानू चिड़िया के घोंसले पर उतरती है। तो छुपा हुआ बैठा है ये। अगर इसे ऐसे पकड़ा तो ये शोर मचा देगा। इसे धोखा देना होगा। मैंने देख लिया। छोटे बच्चे, तुम यहाँ छुपे हुए बैठे हो और वहाँ तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है। मम्मा तो भोजन लेने गई हुई है, फिर वो मुझे क्यों बुला रही है? मैं आपकी मम्मा की सहेली हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। आपकी मम्मा आज हमारे घर रहेगी। चलो, अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आपकी मम्मा इंतजार कर रही होगी। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। क्या आप झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं बेटे, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। अब जल्दी करो। पर आंटी, मुझे तो उड़ना नहीं आता। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें खुद उठा कर ले चलती हूँ। फिर वो चील उस नन्हे बच्चे को अपने पंजों में लेती है और वहाँ से भागती है। फिर वो चील पहाड़ों पर पहुँच जाती है, जहाँ उसकी बहन पहले आ चुकी थी। अरे छोटी, ये क्या, इतना छोटा सा बच्चा, इसे क्यों उठा लाई हो? चलो अब जल्दी से पहले ये अंडा पी लो। मैंने तो पी लिया है, इसे कहीं आगे जाकर खाएंगे। क्या आंटी, आप मुझे खाने वाली हैं? ऐसा ना करें, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। आप झूठी भी हैं, मुझसे झूठ बोला। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। छोटी, जल्दी करो, ये अंडा पियो और हम अपना सफर शुरू करें। फिर वो चील अंडा पी लेती है। अब इसका क्या करना है? इसको साथ ले चलते हैं, आगे जाकर कहीं पार्टी करेंगे। फिर वो चीलें उस छोटे बच्चे को उठाकर आगे बढ़ती हैं। तोते भैया, ना जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो जल्दी घर चलें। रानू चिड़िया, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। मिट्ठू, चलो अब चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और तोता भी अपने घर के लिए निकलते हैं। वो चीलें भी अपने सफर पर जा रही थीं कि अचानक छोटा गुड्डू चील के पंजों से गिर जाता है। वो नीचे पड़ी झाड़ियों में जाकर गिरता है और जल्दी से छुप जाता है। बड़ी वो छोटा बच्चा गिर गया है। छोटी, छोड़ो उसे अब बहुत देर हो चुकी है, हमें शाम होने से पहले पहुंचना भी है। मम्मा, वो चीलें झूठी हैं, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। वो बच्चा ऐसे रो रहा था और झाड़ियों में छुपा हुआ था। तोते भैया, मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू घोंसले में नहीं है। गुड्डू, कहाँ हो तुम? मेरे बच्चे, मेरा दिल तो पहले से ही डरा हुआ था। आप कहाँ चले गए हो मेरे बेटे? तोता तो खामोश था, क्योंकि वो जानता था उस नन्हे बच्चे को किसी जालिम ने अपना शिकार बना लिया होगा। मिट्ठू भैया, चलो हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, शायद कोई चील मेरे बच्चे को ना उठा ले गई हो। लेकिन चिड़िया, इन दिनों पहाड़ों पर तो कोई भी चील नहीं रहती। फिर कहाँ चला गया मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू? फिर रात भी हो जाती है।
चिड़िया बहन, अब तो रात हो चुकी है, चलिए हम कबूतर की तरफ चलते हैं। वो तो आज घर में ही था, शायद उसने किसी को आते हुए देखा हो। फिर रानो और मिट्ठू वहाँ से कबूतर की तरफ जाते हैं। रानो बहन और मिट्ठू, इस वक्त तुम यहाँ, सब खैर तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा कबूतर भैया, मेरा गुड्डू घोंसले में नहीं है। कबूतर, मैं और रानो भोजन लेने गए थे, जब वापस लौटे तो गुड्डू घोंसले में नहीं था, उसे कोई उठाकर ले गया। मैं तो सुबह से ही घोंसले में हूँ, मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा। कबूतर भैया, मुझे पूरा यकीन है मेरा गुड्डू जिंदा है, वो मुझे जरूर मिलेगा। रानो बहन, अब रात का समय है, सुबह होते ही हम गुड्डू की खोज में निकलेंगे। कबूतर भैया, मेरे गुड्डू को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? रानो बहन, आज रात आप यहीं रुकें, सुबह होते ही हम सब खोज में निकलेंगे। गुड्डू गुड्डू बहुत ही छोटा था, पहले तो वो खामोशी से छुपा रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में वो बहुत डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ, कोई मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाए। कालू जी, मुझे भूख लगी हुई है। ओरी, आधी रात को मैं तुम्हें क्या ला कर दूं? थोड़ी दूर रहो, कहीं मुझे ना खा जाना। कालू जी, किसी पक्षी के घोंसले में चलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। गोरी, अगर पकड़े गए तो? रात का काला है, हम भाग जाएंगे, रात भी काली और हम भी काले। फिर वो दोनों रात को उठते हैं। कालू जी जाओ, बुलबुल सोई पड़ी है, देखो उसके घोंसले में क्या है। फिर कालू कौवा बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कहाँ हैं मेरी मम्मा? ये आवाज कैसी है? लगता है कोई पक्षी रो रहा है या कोई छोटा बच्चा। बस ये 2 चने के दाने, अच्छा ना होने से कुछ तो बेहतर है। वो चने के दाने उठाकर वापस लौटता है। गौरी, बस ये 2 चने के दाने ही मिले हैं, ये बच्चे की रोने की आवाज कैसी है? हाँ कालू, ये आवाज तो मैं भी सुन रही हूँ, चलो चलकर देखते हैं कहाँ से आ रही है ये आवाज। फिर वो दोनों आवाज की दिशा में जाते हैं। कालू जी इधर आइए, इधर, आवाज यहाँ से आ रही है। वो देखिए सामने झाड़ियों में मुझे कोई लग रहा है। अरे अरे, ये तो चिड़िया का बच्चा है, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे चील आंटी झूठ बोलकर ले आई थी, मुझे चोट भी लगी है, मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आए। गौरी, वो चिड़िया तो बहुत रो रही होगी, चलो इसको इसकी माँ के पास ले चलते हैं। फिर गौरी गुड्डू को उठा लेती है और चिड़िया की दिशा में चली जाते हैं। कबूतर का घर रास्ते में था। गौरी, वो देखो, रानो चिड़िया भी यही है, अपने बच्चे को देखकर वो बहुत खुश होगी। रोते रोते रानो चिड़िया की आंख लग गई थी, वो रोते हुए अपने सपने में भी अपने बेटे को पुकार रही थी। चिड़िया बहन उठे तो जरा देखें। चिड़िया और कबूतर उठ जाते हैं। गुड्डू, मेरा बेटा जिंदा है। रानो चिड़िया गुड्डू को अपने परों में